अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में है। आपको पता हो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की सियासी जमात थी जो कि 1906 में बनाई गई थी। आज हम पढ़ेंगे कि ये क्यों बनाई गई, इसके मकासद क्या थे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन बजाते खुद भी काफ़ी अहमियत रखता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में ढाका में अमल में आया। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास ढाका में मुनक्किद हुआ तो उसके अख्ताम पर नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने हाज़रीन से ख़िताब किया और नवाब वक़ारुल मुल्क की सदारत में ख़ुसूसी इजलास का अहतमाम किया गया। नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए ये तजवीज़ पेश की कि मुसलमानों के लिए एक मुस्तकिल सियासी जमात का होना नागुज़ीर है। इजलास में मौजूद तमाम शुरका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस तजवीज़ को मंजूर किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम कर दी गई। इस इजलास में नवाब वक़ारुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और कई दूसरे लोग भी शरीक हुए। सर सैयद ने मुसलमानों को नसीहत की थी कि वो सियासत से दूर रहें और 19वीं सदी में इस पर पूरी तरह अमल किया गया। लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ के साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात और हालात वक़ू पज़ीर हुए कि मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि उनकी भी अपनी एक अलग सियासी जमात होनी चाहिए। अब उसके पीछे पस पर्दा क्या मकासद थे और क्या ऐसे वाक़यात हुए कि जिनकी वजह से मुसलमानों ने ये सोचा। हालांकि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की तालीमी ज़रूरियात के साथ साथ सियासी ज़रूरियात को भी पूरा कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि उनकी अपनी एक अलग सियासी जमात होनी चाहिए। तो इसका पस मंज़र क्या था, पहले उसका जायज़ा लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल ऑफ यू नो, 1885 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ए ओ ह्यूम। तो आगाज़ में चूँकि ये बरतानवी हुकूमत की तरफ से एक लिहाज तरह से कायम की गई थी और उनकी कोशिश थी कि इसके ज़रिए जो है मुसलमानों और हिंदुओं के मसाइल जो हैं उनका अंग्रेज़ों को पता चले, लेकिन बाद में ये हिंदुओं की जमात बनकर रह गई। शुरू में इसकी क़यादत जो थी वो बड़े रोशन ख्याल हिंदुओं के हाथ में थी, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी मुतअस्सब हिंदू भी शामिल हो गए, तो इस वजह से भी ये हिंदुओं की ही नुमाइंदा जमात बनकर रह गई। तो मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि उनकी अपनी एक अलग सियासी जमात भी होनी चाहिए। उसके बाद 20वीं सदी के आगाज़ में काफ़ी से ज़्यादा मुतअस्सब हिंदू तहरीकें शुरू हो गई, जिनमें आर्य समाज, बरहमो समाज वगैरह शामिल हैं। और इन तहरीकों का मकसद क्या था कि राम राज को नाफिज करना था ताकि मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल ही ज़ेर नगी हो जाएं उनके। तो इस वजह से भी मुसलमानों के अंदर ये सोच पैदा हुई कि राम राज से निजात हासिल करने के लिए उनका भी सियासी मैदान में थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक्टिव होना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी एक अपनी अलग सियासी जमात होनी चाहिए और इस तरह से उन्होंने मुस्लिम लीग के क़याम के लिए कोशिश की ताकि इसके ज़रिए से वो अपने जितने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अंग्रेज़ हुकूमत तक पहुंचा सकें और इसके साथ साथ हिंदुओं को भी इस बात से आगाही हो जाए कि उनकी जो नुमाइंदा जमात है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है और मुसलमान अपने हकूक़ का दिफा करना भी अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर उनके मज़हब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई या उनके मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो मुसलमान उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इस तरह से वो इसमें कामयाब भी हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके मुस्लिम लीग के क़याम के पस मंज़र में वो है उर्दू हिंदी तनाज़ा। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में ये हुआ था और हिंदू ये चाहते थे कि उर्दू की जगह हिंदी जो है उस रस्मुल ख़त को राइज कर दिया जाए, हिंदी को सरकारी ज़ुबान बनाया जाए। तो देवनागरी रस्मुल ख़त जब राइज किया गया तो मुसलमानों से उस वजह से मुसलमानों के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ और मुसलमानों को ये लगा कि उनको अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है, वरना वो अपना ज़ाती तशख़्ख़ुस खो बैठेंगे। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। उसके बाद एक और अहम वजह तक़सीम बंगाल है। तक़सीम बंगाल जो है आपको पता है 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम किया। बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम करने की एक बड़ी वजह इंतज़ामी मुश्किलात थी, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था। तो अंग्रेज़ों के लिए इस पूरे सूबे को एक
एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चलाना बहुत नामुमकिन हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने अपनी आसानी के लिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो मशरक़ी बंगाल में चूँकि अक्सरियत मुसलमानों की थी, तो इसलिए ये उनको फ़ायदा पहुंचाने का बायस बना। और चूँकि इसकी वजह से उनको फ़ायदा हुआ, तो हिंदुओं से उनका ये फ़ायदा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। उन्होंने उसके हक़ में जलसे जुलूस किए और अंग्रेज़ों से मुतालबा किया कि बंगाल की तकसीम को मनसूख कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि वो इसको किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। ढाका में यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर हुकूमती इदारे बना दिए गए, जिससे मुसलमानों को तालीमी, अदालती, इंतज़ामी और मुआशी फ़ायदे हासिल होने शुरू हो गए। तो हिंदू जो हैं वो इस काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ एक कह सकते हैं कि वो उसके ख़िलाफ़ नंबर्स आज़मा हो गए, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिशें करने लगे। और बिलाखिर ये तकसीम जो है 1911 से में मनसूख हो भी गई थी। लेकिन जब हिंदू इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए, तो उससे मुसलमानों को ये लगा कि उनको भी अब सियासी तौर पर मुनज़्ज़म होना ज़रूरी है। और इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की उन्होंने तश्कील की, ताकि वो भी हिंदुओं के मद्दे मुकाबिल आ सकें और अपना दिफा कर सकें। उसके बाद है हिंदू क़यादत, कि 20वीं सदी में हिंदुओं की क़यादत 19वीं सदी में तो ये मुतवाज़न और रोशन ख्याल अफराद के हाथों में थी, लेकिन 20वीं सदी में ये रोशन ख्याल अफराद के हाथों से निकल कर मुस्लिम दुश्मन, फ़िरका परस्त और मुतअस्सिब शख्सियतों के हाथों में चली गई, जिनमें मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह के नाम शामिल थे। हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारते थे ये लोग, और उनकी सरगर्मियों के मुकाबले के लिए मुसलमानों ने एक मरकज़ी सियासी जमात बनाने की तजवीज़ मंजूर की थी। उसके बाद शिमला डेपुटेशन है, कि सेक्रेटरी बराए अमूर हिंद लॉर्ड मार्ले ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए ऐलान किया कि बर-ए-सग़ीर में जल्द सियासी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई जाएंगी और सियासी दायरे में जो मकामी बशिंदों को नुमाइंदगी दी जाएगी। मुसलमानों ने उस वक्त ये सोचा कि उनको भी अपने लिए मुतनासिब नुमाइंदगी के हुसूल के लिए लॉर्ड मिंटो वायसराय से मुलाकात करनी चाहिए, ताकि वो अपनी जो भी उनके डिमांड्स हैं वो वायसराय तक पहुंचा सकें। तो शिमला वफ़द, जो ये वफ़द है, ये 35 लोगों पर मुश्तमिल था। ये शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और उन्हें अपने मुतालबात पेश किए। 1906 में ये शिमला वफ़द जो है ये लॉर्ड मिंटो से मिला था, और वहाँ पे उन्होंने जो मुतालबात पेश किए थे, उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट मुतालबा था वो जुदागाना इंतखाब का मुतालबा था। तो शिमला वफ़द ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबी तरीके का मुतालबा किया, और लॉर्ड मिंटो जो हैं उन्होंने बड़ा हौसला अफजा जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि जो जितने भी मुसलमानों के मुतालबात हैं इन पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। तो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि अगर वो बराह रास्त अंग्रेज़ों से ताल्लुक़ रखें और अपने मुतालबात को ख़ुद अंग्रेज़ों तक पहुंचाएं, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा कदम होगा। तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो मुत्तहिद होते, और इस मुत्तहिद होने का फ़ैसला किया उन्होंने, और इसलिए उन्होंने अपनी एक सियासी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तश्कील की, ताकि इसके ज़रिए से, इसके प्लेटफॉर्म से वो अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रख सकें। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद क्या थे, इस सवाल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद क्या थे। 3 मकासद हैं, इसलिए कोशिश करें कि ये 3 ही रहें। और इजलास में जो नवाब वकार मुल्क हैं उन्होंने अपना सदारती खुतबा पढ़ा, मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद पेश हुई और इसे मंजूर कर लिया गया। नवाब सलीमुल्लाह खान ने इजलास की करारदाद में जमात के कुछ अगराज़ व मकासद भी बयान किए गए थे, और वो क्या थे कि मुसलमानों और अंग्रेज़ हुकूमत के दरमियान मुफ़ाहमत की फ़िज़ा पैदा की जाएगी, और मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों के दिल में हमदर्दी के जज्बात जो हैं उनको फ़रोग़ दिया जाएगा। फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ व मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना, और जो ऊपर दोनों मकासद बयान हुए हैं उनको नुकसान पहुँचाए बगैर मुसलमान और दूसरी अक़वाम के दरमियान मुफ़ाहमत पैदा करना। उसके बाद इसकी तंजीम क्या थी मुस्लिम लीग की, कि 60 अफराद पर मुश्तमिल एक वर्किंग कमेटी तश्कील दी गई। सर आगा ख़ान को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया। सैयद हुसैन बलगरामी को सेक्रेटरी के ओहदे के लिए चुना गया।
मोहसिन मुल्क और नवाबुल मुल्क को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया और मुस्लिम लीग की एक ब्रांच लंदन में कायम की गई जिसका सरबराह सैयद अमीर अली को बनाया गया था। उसके बाद इसने कौन कौन सी कामयाबी हासिल की मुस्लिम लीग ने? सबसे पहले जुदागाना इंतखाबी तरीका 1909 के एक्ट में शामिल करवा के एक अजीम कामयाबी हासिल की। उसके बाद मुख्तलिफ़ सूबों में हाई कोर्टों के जजों के तौर पर मुसलमानों की तैनाती की गई। वज़ीर अमूर हिंद की कौंसिल में एक मुसलमान शामिल कर दिया गया जिसका नाम सैयद हुसैन बलग्रामी था। औकाफ एक्ट को हतमी शक्ल दी गई और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने मुसलमानों के अंदर ये एहसास पैदा किया मुस्लिम लीग ने कि उनकी जो नुमाइंदा जमात है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और वही मुसलमानों के हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कर सकती है। इसके लिए जो मुसलमान हैं उनको इस जो जमात है इसके प्लेटफॉर्म से मुत्तहिद होना ज़रूरी है। सेकेंड ईयर इस जो क्वेश्चन है इसमें से अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप बताएं और काइंडली इसको सुनने के बाद आपने नीचे अपना रोल नंबर मेंशन करना है ताकि आपकी अटेंडेंस आसानी के साथ हो सके। दूसरी बात ये कि आप जैसे ही आपके कॉलेज ओपन होंगे आपके एग्ज़ाम्स हैं, इसलिए इसको अभी से सीरियस लें। आपकी असाइनमेंट हम तक पहुंच चुकी हैं। जिसने अभी तक अपनी असाइनमेंट नहीं भेजी वो काइंडली अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दे। थैंक यू।